दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो आज का जो मेरी वीडियो है वो आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही गया होगा कि वीडियो आज मैं बना रहा हूँ एक कैबिनेट मिनिस्टर के इस्तीफे के ऊपर। रेजिग्नेशन ऑफ ए सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर। अब और तो आप जो मुझे मेरी वीडियोस देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं पॉलिटिक्स की वीडियो नहीं बनाता। ऑल्दो आई हैव अ सर्टेन अलाइनमेंट टू सर्टन पार्टी एंड एवरीथिंग, बट मैं उस अलाइनमेंट को अपने चैनल पर इन्फ्लुएंस नहीं होने देता और मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल को मैं पॉलिटिक्स फ्री रखूँ। तो आज की वीडियो भी पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है। ये रेजिग्नेशन जो है, अब वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं रहा। इट हैज़ ऑलवेज बीन जियोपॉलिटिकल। अब मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट फॉर दिस प्रोटेस्ट, एवरीथिंग इज ओवर नाउ। खत्म हो चुका है। जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। दे हैव क्लियर्ड द प्रोटेस्ट साइट। तो अब सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो अब इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि क्या इट इज़ ओवर, क्या ये फिर से होगा, नहीं होगा। इसके बारे में हम सारी आज चर्चा करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, क्यों इस पॉलिटिकल मुद्दे को जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अपने देश के बारे में हम बात करेंगे, क्या हमारा सिस्टम है और कैसे हमारा देश को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी जा रही है। सारा कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बहुत पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। स्लाइड्स में मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई ये तो पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल है। क्योंकि जब आपके खुद के न्यूज़ एजेंसी, जो आपकी कंट्री की न्यूज़ एजेंसी मुद्दों को उठाए, समझ में आता है। बिकॉज कंट्री का तो, यार देखो, उनकी न्यूज़ एजेंसी का काम ही यही है। चाहे आप टीआरपी समझो, चाहे आप लोगों को आप मान के चलिए उनको अवेयर करना चाहते हो, तो चीज़ें तो सारी कवर करनी पड़ती हैं। बट जब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसियां, मैं एक का आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कई हैं, सबका मैं नहीं दिखाना चाहता, बट एक की अगर हम बात करें, जब एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन वो बना दे इस चीज़ के ऊपर, आपकी कंट्री से रिलेटेड और कोई उनको खबर नज़र ना आए और सिर्फ यही खबर नज़र आए, तो फिर ये आप समझ जाइए कि मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, अब ये जियोपॉलिटिकल बन चुका है। लेकिन इसको पॉलिटिकल रूप और रेखा देने की कोशिश करी जा रही है। अब आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये देखिए, पैनल को अनाउंस कर दिया है। उसके बाद कह रहा है कि इंडिया का जो जेंजी है उसने रूलिंग पार्टी की इमेज को डेंट कर दिया है और फियर किल्ड हर। कह रहे कि कैसे एक एग्जाम स्कैंडल ने इंडिया का स्टूडेंट प्रोटेस्ट को स्पार्क कैसे करा। तो मतलब पूरा डेडिकेटेड सेक्शन, जितना भी हमारे मतलब देश के मुद्दे हैं, इनको और कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा। चाहे इन दिनों में हमने कई मिसाइल की टेस्टिंग कर दी हो, हमारे यहाँ पर प्राइवेटली रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया है। वी आर द, आई गेस, द थर्ड कंट्री हु हैज़ डन इट। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। हम यहाँ पर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं मिसाइल्स की, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देकर कितनी सारी कंट्रीज के साथ हम एफटीएस डील कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कोई स्पेशल कॉलम नहीं, कुछ भी नहीं। उनको केवल एक मुद्दा नजर में आ रहा है। और जब ऐसा कुछ होता है, आप अपने आप समझ जाइए कि नैरेटिव बिल्डिंग कैसे की जाती है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया ये। अब मैं सिर्फ एक खबर को उठाऊंगा, इन सारे में से सिर्फ एक खबर मैंने उठाई है, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, फिर आगे अपने सेक्शन में चलूंगा और एक्सप्लेनेशंस दूंगा कि क्या क्या क्यों हो रहा है ऐसा। सबसे बड़ी यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, प्रोटेस्ट यंग पीपल्स ने किया था, और जो रूलिंग पार्टी है वो इलेक्शन आने वाले 3 स्टेट में। अब ये कह रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑन द प्रोटेस्ट में एक्चुअली बी हिज सपोर्टर। मतलब जो अभी रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर है उनके सपोर्टर है। दैट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन द पास्ट। संजय श्रीवास्तव, प्रोफेसर ऑफ एसओएस, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। अब देखिए कहाँ से ये खबर आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, जिनके खुद के कितने प्रधानमंत्री बदल गए इनको खुद नहीं पता। इनका खुद का प्रधानमंत्री जो लास्ट था, नाम नहीं लूंगा मैं, जो लास्ट प्रधानमंत्री था, ही हैड अ क्लियर मैंडेट। लोग कह रहे थे ही डिडंट इवन नो हाउ टू यूज दैट मैंडेट इन द फेवर ऑफ हिज कंट्री, इन द फेवर ऑफ हिज पार्टी। ऐसे ऐसे लोगों को इन लोगों ने प्रधानमंत्री बना रखा था और बात और ज्ञान हमारी कंट्री को देते हैं। जो 3-3 बार इलेक्शन जीत कर आती है, करोड़ों वोट लेती है, करोड़ों लोगों के वोट डलवाती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिस्टम से काम करती है, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड
चीज़ों को अप्लाई करती है, उनको ये लोग ज्ञान देते हैं। तो ये तो उनका हो गया दोगलापन। आगे कह रहा है कि दिस विंड दैट देयर इज नाउ मच वाइडर क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट। कह रहा है कि बहुत लंबे लंबे मतलब लोगों की लिस्ट बन चुकी है जो अब अपनी ही रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन बता रहा है कि जेंजी जो है ना, उनके बीच का बहुत मतभेद है, क्योंकि 18 से 40 साल की 40% की पॉपुलेशन है इंडिया की, जो कि रिप्रेजेंटेशन केवल 10% करती है हाउस में। चाहे लोअर हाउस ले लो, अपर हाउस में भी, अपर हाउस का भी यही हाल है, 10% 12% से ज़्यादा हमारी रिप्रेजेंटेशन 18 से 40 के लोगों में नहीं है। अमूमन बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है 40 साल की उम्र के बाद ही, मेरा ऐसा मानना है, आपकी राजनीतिक समझ, आप राजनीतिक को छोड़ दीजिए, नॉर्मल समझ भी आपकी तभी बनती है किसी भी चीज़ में, किसी प्रोस्पेक्टिव को लेकर। फॉर अ मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन्स, बट फॉर अ मैन द एज आफ्टर 30 इज वॉट रियली, जो कि मैं मानता हूं कि एक समझदार वाली एज आफ्टर 30 बनती है। 30 से पहले आई डोंट थिंक सो एनी मैन कुड सेनली थिंक अबाउट एनीथिंग, सेनली डू अबाउट एनीथिंग, और कोई प्रोस्पेक्टिव अपने दिमाग में 30 साल से पहले की उम्र में बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप 30 साल की उम्र से पहले कोई प्रोस्पेक्टिव आप बना रहे हो, तो आप रैंडमली कुछ चूज कर रहे हो, आपकी उस चीज को, उस फील्ड में लेके नॉलेज आई डोंट थिंक सो होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं हो भी गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। जितने लोगों के साथ उठना बैठना है, सब कुछ है, 30 साल की उम्र के बाद ही आपका कोई पर्सपेक्टिव बनता है। और मैं मानता हूँ कि अगर आपको देश चलाना है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जैसे पोजीशंस को पाना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, आफ्टर 40 आई थिंक सो इट इज़ अ एज जो बहुत सही एज है। इसीलिए ही हमारा यहाँ पर नंबर सपोर्ट नहीं करते, 10% ही हमारे एमपी एमएलए हैं, लोअर हाउस में भी, अपर हाउस में भी। तो ये तो मैं दोगलापन आपको बता रहा था। ये एक न्यूज़ एजेंसी है, आप नाम देख ही रहे होंगे, बाहर की ही है, और ऐसी कई न्यूज़ एजेंसीज में है। सिर्फ आप इंडियन का तो मैं समझ में आता है, अगर आप हमारे यहाँ की टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो और हिंदू उठा लो, कोई भी उठा लो, उनका समझ में आता है दैट हाँ, उनको कवर करना ज़रूरी है। लेकिन जब बाहर के डेडिकेटेडली एक पूरा सेक्शन आपके कंट्री के नाम करता है, और उस सेक्शन के अंदर इनके पास मुद्दा ही केवल यही हो, तो आप समझ जाइए कि ये नरेशन बिल्डिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ कि ये सब कुछ जो भी हो रहा था, क्या हो रहा था। टाइमलाइन आप लोगों को पता है, टाइमलाइन में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन मांगा, एजुकेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट था। नीट एग्ज़ाम का लीकेज हुआ, जिसकी वजह से कुछ हमारे छात्रों ने आत्महत्या करी, जो बहुत दुखद था। उसके ऊपर सवाल उठना चाहिए, हर सरकार को जवाब देना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, एजुकेशन पे कोई भी लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप अपनी कंट्री का उद्धार कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, हर सरकार की जवाबदेही एजुकेशन को लेकर होनी ही चाहिए, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ हो रही थी, क्लियरली कुछ दिन तक था एजुकेशन का मुद्दा, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको हाईजैक कर लिया गया, फॉर श्योर। हाईजैक हुआ हमारी खुद की कंट्री के लोगों की तरफ से, बट दिमाग, रिसोर्सेज इस कंट्री के नहीं थे, ये सब कुछ बाहर से आ रहा था। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मुद्दा जियोपॉलिटिकल है। बाहर से क्यों आ रहा था, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जो अभी एक बिल है जिसकी अमेंडमेंट पास होने वाली है, या अभी प्रेजेंट होने वाला है, पास होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे, लेकिन इस महीने वो हाउस में प्रेजेंट होने वाला है। आज मंडे है, और अमूमन इसी हफ्ते में वो बिल का अमेंडमेंट प्रेजेंट होगा। पास होगा नहीं होगा वो वोटिंग के ऊपर होगा, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर्स हैं तो इस बार शायद पास हो जाएगा। ये अमेंडमेंट 25 मार्च को 2026 में भी लाया गया था बिल, प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से, बट वो फॉल हो गया था बिकॉज उनके पास पूरे वोट्स नहीं थे, जिसकी वजह से जेसीपी में चला गया था, ठीक है, जेपीसी में चला गया था, कमेटी के पास चला गया था। अब कमेटी से उठाकर अब इस बार हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस पे इतनी क्यों मुद्दा उठ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि आप इस FCRA जो बिल है, इस पे इतना मुद्दा क्यों, वो एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। और उसी से आपको समझ में आएगा कि मैं जो कह रहा था कि ये रिसोर्सेज जो हैं, लोग अपने थे, लेकिन दिमाग और रिसोर्सेज बाहर का था। आप ये बिल जब समझेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है, जो 2026 में लाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्च 2025 में लाया गया था, बट वो फॉल हो गया था और जेपीसी में चला गया था। सबसे बड़ी बात, FCRA जो है,
पॉइंट समझाने से पहले एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ये बुकिश नॉलेज मैं नहीं देना चाहता, कहीं भी आप नेट पे जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा मैं आपको वैसे ही समझाता हूँ। देखिए सुनिए, FCRA बेसिकली जितनी भी फॉरेन फंडिंग किसी एनजीओ को आती है उसकी रेगुलेशन के ऊपर FCRA बिल था। साल 2010 में लाया गया था। तब की जो गवर्नमेंट थी वो ये बिल लेकर आई थी। उसमें इन्होंने साफ ये कहा था कि जितनी भी फॉरेन फंडिंग आएगी उसकी रेगुलेशन सरकार के थ्रू करी जाएगी। प्रावधान काफ़ी सारे 2010 में भी रखे गए थे, लेकिन उन प्रावधानों को डिलीवर करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं रखी गई थी, ना किसी अथॉरिटी की जवाबदेही रखी गई थी। अब जो 2026 में अमेंडमेंट लाने की कोशिश करी जा रही है, उसमें सबसे बड़ा जो प्रावधान लाया जा रहा है उसमें यह है कि इसके ऊपर कंस तो कसी जाएगी ही जाएगी, लेकिन उस कंस को कौन कसेगा, डिलीवरी कौन देगा और जवाबदेही किसकी होगी, इस चीज को बहुत तरीके से बताया जा रहा है अब के जो बिल में लाया गया है। अब क्या क्या इसमें दिक्कतें हो रही हैं इन लोगों को वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात, फॉरेन फंडिंग जब आया करती थी पहले के ज़माने, मतलब पहले जब आया करती थी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि उसकी जवाबदेही तो ऑल्दो सरकार के पास जाती थी कि हाँ भाई यहाँ से फंडिंग आ रही है, तो जितने भी एनजीओ होते थे उनको बताना पड़ता था कि यार देखो मेरे पास इस कंट्री से इतना अमाउंट की फंडिंग आने वाली है जो मैं इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये जवाबदेही पहले होती थी, लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया था सरकार ने। अब इस बिल में फिक्स कर दिया है कि आपको ये बताना है कि ये फंडिंग कब तक आएगी और इस फंडिंग का इस्तेमाल आप कौन सी तारीख तक कर देंगे, सबसे पहली चीज। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट, पहले क्या होता था, अगर कोई एनजीओ रजिस्टर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उस एनजीओ को रिनोवेशन डेट कोई नहीं होती थी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए मैंने सन 1989 में कोई एनजीओ खोली, अब मैंने जब वो एनजीओ खोल दी तो आज 2026 तक उस एनजीओ को चलाया जा रहा हूं मैं, कोई रिनोवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपका जब ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होता है बार बार, आपका जब पासपोर्ट रिन्यू होता है बार बार, तो एक एनजीओ का सर्टिफिकेट क्यों नहीं रिन्यू हो रहा, उस पे कंज क्यों नहीं कसी जा रही। लेकिन अब 5 साल की लिमिटेशन रख दी गई है कि आपको हर 5 साल में अपना एनजीओ का सर्टिफिकेट रिन्यू करना ही करना है। सेकंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड पॉइंट, उस रिन्यू करने में भी अब बहुत बढ़िया चीजें डाल दी हैं इन्होंने। सबसे पहली चीज, अगर सरकार को ये लगा कि उसने कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट दी है, एनजीओ के ओनर ने या एनजीओ के लोगों ने, कोई भी है वो, अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स क्लेम है, तो फिर उसको कन्फेस्टिगेट कर दिया जाएगा, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, अगर सरकार को लगा कि कोई आपकी स्टेटमेंट सारी सही है, लेकिन अगर सरकार को यह लगता है कि इस एनजीओ का काम हो सकता है कि देश के विरुद्ध जाकर कुछ काम करने की कोशिश करे एनजीओ, विदाउट एनी नोटिस या फिर शायद कुछ दिन का नोटिस में आप उसको कन्फेस्टिगेट कर सकते हो, उसके लाइसेंस को। तीसरी चीज, अगर आपने अपने सोर्स के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद इन द 5 ईयर टाइम फ्रेम में, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने अपने सोर्स की कोई गलत इंफॉर्मेशन दी या आपने उस फंड को यूज करने की कोई गलत इंफॉर्मेशन दी या आपने उस फंड को अपनी स्टेटमेंट से विरुद्ध जाकर यह काम करा कि देश विद्रोही काम कोई करा, तो आपके लाइसेंस को विद सिंगल नोटिस कन्फेस्टिगेट कर दिया जाएगा। यह प्रावधान पहले नहीं हुआ करता था। ये 3 मोटे मोटे प्रावधान है जिसकी वजह से जितनी भी बाहरी ताकतें हैं जो इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहती है उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है। एक और भी रीजन है, अब आप किसी भी फंड को किसी भी रिलीजन के कन्वर्ट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ये रिलीजियस पॉइंट हो जाता है। इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, बट एक हाँ एक ये भी पॉइंट है कि आप रिलीजियस एक्टिविटी के लिए या फिर रिलीजन कन्वर्जन के लिए भी आप इस आए हुए पैसे को यूज नहीं कर सकते, ये भी FCRA में प्रबंध डाल दिया गया है। 5वां पॉइंट बहुत जरूरी पॉइंट है। पहले क्या होता था कि भाई अगर किसी एनजीओ के ऊपर कोई केस चल रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या होता था कि वो केस तो साइड बाय साइड चल रहा है लेकिन एनजीओ का काम भी साइड बाय साइड अपना चल रहा है। जब तक केस का कोई सुनवाई नहीं हो जाती, कोई जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक उस एनजीओ पे काम बंद नहीं होगा या फिर काम में बाधा कोई नहीं डालेगा। अब अगर आपके ऊपर कोई केस हो गया है या पर कोई भी शिकंजा कसा जा रहा है, तो आपकी एक्टिविटीज सारी बैन कर दी जाती हैं कि आप तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कोई जजमेंट नहीं आ जाती। पहले बॉल एनजीओ के कोर्ट में थी, अब बॉल पूरी तरीके से सरकार के कोर्ट में आ गई है। ठीक है जी।
अब एक जो बहुत जरूरी पॉइंट है कि पहले क्या होता था कि अगर आपने, आपकी एनजीओ ने कोई गलत काम करा, या फिर आपने, अब तो लाइसेंस रिन्यू का तो चलो इस बार आया है, लेकिन किसी कारणवश सरकार को यह लगा कि इस एनजीओ में कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होता था, प्रावधान तो ये था कि हम जितनी भी उनकी एसेट्स थे, जिस जो उस फंड से खरीदे गए थे, उस फंड से जो एसेट्स खरीदे गए थे उसको सरकार इन्वेस्टिगेट कर तो देती थी, लेकिन एलोकेट किसको किया जाएगा, कौन उसको देखेगा, ये सरकार के पास पहले प्रावधान नहीं था कि उस एलोकेटेड या उन कन्फेस्टिगेटेड एसेट्स को क्या यूज करेंगे। अब उस कन्फेस्टिगेटेड एसेट को यूज करने की एक पूरी तरीके से प्रतिक्रिया बना दी गई है, पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है इस बिल, अगर ये बिल पास हो जाता है तो। ये सारे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिसने इन लोगों के पेट में दर्द कर दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको पॉइंट सारे दिखा देता हूं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा, बहुत जरूरी जरूरी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे समझा दिए। ये सीजेशन ऑफ सर्टिफिकेट है, यही है, रजिस्टर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट, द सर्टिफिकेट मस्ट रिन्यू आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ये देखिए ये है, होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज एन इनकरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट होगी तो कन्फेस्टिगेट कर दिया जाएगा, एनी टर्म्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ और एक्ट आर वायलेटेड तो कन्फेस्टिगेट कर दिया जाएगा, अगर उनको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कैंसिलेशन करनी गवर्नमेंट को तो कर दिया जाएगा, होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज नॉट एंगेज इन एनी रीजनेबल एक्ट विद द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन इट्स चूजन फील्ड और फॉर 2 consecutive ईयर और हैज बिकम अ डिफंक्ट। 2 साल तक अगर आपने अपनी चूजन लाइन पर कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कर दिया है जिससे सोसाइटी का बेनिफिट नहीं हो रहा तो भी कन्फेस्टिगेट कर दिया जाएगा। अब ये एसेट को वेस्ट करने का मैंने अभी आपको बताया कि इफ द सर्टिफिकेट सरेंडर और कैंसिल्ड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ इट विल बी वेस्टेड, सच अथॉरिटी में बी prescribed. The bill adds that the cessation of the certificate will also lead to vesting of the asset. The bill replaces the vesting provision from the act with the new provisions. Designated authority must use the asset permanently vested in for the public purposes. अब designated जो authority होगी public के purposes में लेगी, it may be such transfer to ministry में चली जाएगी, डिपार्टमेंट में, अथॉरिटी में, एजेंसी में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी, वो अपने आप देखेंगे कैसे उन लोगों का इस्तेमाल करना है। कंडीशन एंड प्रायर परमिशन, ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि पहले ये प्रावधान था, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि प्रायर आपको परमिशन लेना पड़ेगा सरकार को कि भाई आप क्यों ये फंड मंगवा रहे हो, कहां से मंगवा रहे हो, किस लिए मंगवा रहे हो और क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये पहले प्रावधान था, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं था कि आप कोई टाइम फ्रेम सुनिश्चित कर रहे हो कि आपका पैसा कितने दिन में आएगा और कितने दिन में खर्च होगा। अब टाइम फ्रेम लगा दिया गया है कि आपको यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका पैसा कौन सी तारीख के बीच में और कौन सी तारीख के बीच तक आ जाएगा, और जब आपके पैसा ये क्रेडिट आपके अकाउंट में हो चुका है तब से लेकर कौन सी तारीख तक आप इसको खर्च कर देंगे और किन एक्टिविटीज में करेंगे, ये तो ऑब्वियसली बताना है ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, और एक्टिविटी बताने के लिए तो इनकी छाती पर दर्द हो रहा है सारा और क्या है, और कुछ नहीं है। तो मुद्दा मेरा यही है बताने का दैट दिस एफसीआरए, ये एफसीआरए ही है जिसने इस मुद्दे को बहुत जियोपॉलिटिकल बना दिया है। अब आप इस बात को समझिए, एफसीआरए से प्रॉब्लम क्या है। देखिए क्या होता है जब किसी भारी ताकत को आपकी कंट्री में कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कराना होता है तो भाई ऐसे नहीं होता है कि वो डायरेक्ट पैसा डालेगा। फॉर एग्जाम्पल देकर चलता हूँ, अपनी ही बात करता हूँ, जैसे मैं हूँ, ठीक है जी, मेरी कुछ फॉलोइंग है फॉर एग्जाम्पल, और मैं ये ताकत रखता हूँ कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ लोगों को, अपने उनको डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकूँ। कोई भी डिसीजन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप करंट गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करते, आपको स्टेट इलेक्शन है और इस स्टेट इलेक्शन में मैं करंट गवर्नमेंट को जीतने नहीं देना चाहता फॉर एग्जांपल, और मेरी एक फैन फॉलोइंग है, बाहर के लोग जिनको मेरे आइडिया के साथ अलाइन करते हैं, जो मेरे आइडिया के साथ अलाइन करते हैं, उनको पता लग जाएगा कि यार ये बंदा है, इसकी सोच बिल्कुल मेरी जैसी है, इसकी फैन फॉलोइंग भी है, इसके लोग भी है और ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसा नहीं होगा कि फलानी कंट्री डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डाल देगी इन्फ्लुएंस करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। वो कंट्री किसी XYZ अदर कंट्री से एक एनजीओ के अंदर पैसा डलवाएगी, वो एनजीओ के लोग मेरे पास आएंगे, मेरे से बात करेंगे, मेरा अकाउंट नंबर लेंगे, मेरा लेंगे या मेरे परिवार का अकाउंट नंबर लेंगे, और अलग अलग अकाउंट से अलग अलग तरीके से उस एनजीओ के थ्रू पैसा वायर किया जाएगा मेरे अकाउंट के पास, मेरे पास पैसा आएगा और फिर मैं डिसीजन इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटीज को शुरू करूंगा। दिस इज हाउ द चेन वर्क्स। अगर आप बोलो तो मैं एक बार आपको स्क्रीन पे भी समझा देता हूं।
ताकि आपको क्लियरली इस चीज को समझ में आ जाए कि ये चेन काम कैसे करती है। जरूरी है समझना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए यानी मैं, मेरी मान लो आप 2 मिलियन फॉलोइंग्स हैं सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके से, या सोशल मीडिया पे है चाहे जमीन पर मेरी 2 मिलियन की फॉलोइंग है, मतलब मेरे आवाज पे 20 लाख बंदा इकट्ठा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए। तो एक कंट्री ए है, अब इस कंट्री ए को कोई एक प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं पसंद कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है वो, तो कंट्री ए डायरेक्ट पर्सन ए के अकाउंट में पैसा नहीं डालेगी, कंट्री ए एक एनजीओ को पकड़ेगी। ठीक है जी। अब कंट्री ए से एनजीओ के अंदर भी पैसा बहुत कम चांस हो कि डायरेक्ट आएगा, नहीं आएगा। ये पैसा पहले कंट्री बी, कंट्री सी और कंट्री डी में जाएगा, 2-3 कंट्रीज में वो पैसा जाएगा। फिर कंट्री बी से इस एनजीओ के अंदर पैसा आएगा, कंट्री सी से इस एनजीओ के अंदर पैसा आएगा और कंट्री डी से इस एनजीओ के अंदर पैसा आएगा। अब ये पैसा एनजीओ के अंदर आ गया, अब एनजीओ को पर्सन ए तक पैसा पहुंचाना है। एनजीओ कम से कम 20 अकाउंट्स के थ्रू पर्सन ए के अकाउंट में पैसा वायर करेगी, और जरूरी नहीं है कि पर्सन ए के अकाउंट में पैसा वायर करेगी। पर्सन ए के फैमिली के अगर 5 अकाउंट्स हैं फैमिली के, तो उन 5 अकाउंट के अंदर पैसा डलवाया जाएगा। एंड दिस इज हाउ द चेन वर्क्स। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि पहले एनजीओ पैसा लाती थी, आती थी, खर्च कर देती थी, जिसको बांटना होगा बांट देती थी। अब आपको टाइम फ्रेम के साथ ये बताना है कि भाई आप एनजीओ हो, आप जो पैसा आ रहा है वो कौन सी तारीख को आएगा, मतलब एक रेंज मांग लिया। अब उस रेंज के अंदर वो पैसा तो आ गया, अब आप उस पैसे को खर्च कब करेंगे, एक रेंज मांग लेंगे, रेंज बताइए। आपने वो रेंज बता दी कि इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में पैसा मैं लगा दूंगा। अब मुद्दे की बात कि भाई वो पैसा जाएगा कहां। आपने बता दिया कि भाई पर्सन ए, उसको मैं पैसा दे रहा हूं, ठीक है, उसके सारे परिवार के नाम आ गए, सब कुछ आ गया, सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास चली जाएगी। अब सरकार पर्सन ए और उसके साथ के जितने लोग हैं जिनको पैसा गया है उस पर नजर रखी जाएगी। अब अगर कोई एंटी इंडिया कमेंट पास होता है, ठीक है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं यार, कि बोल दिया डेमोक्रेसी है तो यहां पर छोटा मोटा चीजें तो चलता रहता है, आप सरकार के अगेंस्ट बात करते हो, सब करते हैं, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से कोई दंगा फसाद होने की संभावना बढ़ती है, भैया अंदर कर दिया जाऊंगा मैं सीधा, सिंपल सी बात है। दिस इज हाउ दिस एवरीथिंग दिस नेटवर्क वर्क्स। और इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है ये, हुआ भी है। लाइव एग्जांपल आपके पास 2024 का इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन एक जीता जागता एग्जाम्पल है इस चीज का, दैट हाउ फॉरेन फंडिंग कैन इन्फ्लुएंस सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डिसीजंस इन आवर कंट्री। इस पे नकेल कसना बहुत जरूरी था। अब आप बोलेंगे कि भाई इस्तीफा क्यों, क्योंकि मुद्दा तो वही है ना, थंबनेल तो मेरा यही था, इस्तीफा कैबिनेट मिनिस्टर का क्यों। 2 रीजन है उसके। सबसे पहला रीजन, अगर सरकार कैबिनेट मिनिस्टर जिसके ऊपर इतना कुछ हो रहा था उसका इस्तीफा ना लेती, उन लोगों ने जिद पकड़ ली थी कि हम यहां से नहीं उठेंगे, ठीक है जी। पिछले हफ्ते शुरू हुआ था मॉनसून सेशन, पूरा एक हफ्ता सरकार ने ऑब्जर्व करा दैट आर दे विलिंग टू वेकेट द प्लेस, प्रोटेस्ट साइट को वेकेट करने को तैयार है, हर कोशिश की जा रही थी। उनके और कैबिनेट मिनिस्टर इनसे बातचीत में लगे थे, आप लोगों ने टीवी में अच्छे से देखा होगा। सो फॉर 1 फुल वीक उन्होंने अच्छे से देखा, समझने की कोशिश करी दैट आर दे विलिंग टू वेकेट। जवाब आया कि नहीं, दे आर नॉट विलिंग टू वेकेट इट। अड़े हुए हैं उस रीजन के ऊपर कि भाई हमको रेजिग्नेशन चाहिए। अब सरकार के पास 2 रास्ते आ जाते हैं, या तो लेट द प्रोटेस्ट गो एज द वे इट इज गोइंग, जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सारा दिमाग उस प्रोटेस्ट पे लगा रहेगा। जहां पर वो बिल पेश किया जा रहा है उसके कुछ किलोमीटर के एरिया के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या कैसा प्रोटेस्ट था वो 20 जुलाई को आप सबने देखा, मैं बोलना नहीं चाहता क्या करा उन लोगों ने,
क्या दंगा फसाद फैलाया, वो सबको पता है, सबको दिख रहा था। तो आप जहां पर बिल पेश करने वाले हो, आपको पूरी की पूरी विपक्ष से इस बिल के लिए लड़ना है, उनसे बातचीत करनी है, उनको समझाना है। आप अपना दिमाग उस चीज पे लगाएंगे या फिर आप अपना दिमाग उस चीज पे लगाएंगे कि ऑलरेडी एक प्रोटेस्ट चल रहा है और ज्यादा कुछ डैमेज ना हो जाए, वहां पर अपना दिमाग रखेंगे। सरकार चोज द फर्स्ट वन कि आपको अपना दिमाग इस बिल पे लगाना है, क्योंकि वो लॉन्ग रेंज सोच रहे हैं। उनको पता है दैट दिस बिल कितना क्रिटिकल ये बिल है और क्या क्या करने की ये बिल ताकत रखता है। अब आप ये बोलेंगे कि यार ये बिल अब क्यों लाए, तो पहले भी ला सकते थे, लाने की कोशिश पूरी की जा रही थी, नकेल कसने की कोशिश पहले से ही करी जा रही थी। बट अब इस सरकार का ये है कि उनकी आंखें 2024 में खुली। 2024 में उनको जब ये पूरा स्केनेरियो समझ में आया दैट हाउ वी केम डाउन फ्रॉम 302 टू 240 सीट्स, जब उनको ये चीज दिखी, उनको समझ में आया दैट हाउ फॉरेन फंडिंग इज इफेक्टिंग बिग डिसीजंस इन आवर कंट्री। ठीक है जी। अब सरकार को ये समझ में आ गया कि भाई इस्तीफा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को अपना दिमाग सारा वहां लगाना है, ये बिल को पास कराने में लगाना है। तो ऑब्वियसली सरकार को इस्तीफा लेना पड़ा और इस सरकार ने इस्तीफा लिया, क्योंकि नेशन इंटरेस्ट में वो इस्तीफा था, इसलिए लिया गया और वो जरूरी था, करना भी चाहिए था। अब देखने की बात यह है दैट व्हेन विल दिस बिल बी रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, वो देखते हैं इस हफ्ते होता है नहीं होता है। उम्मीद है इस हफ्ते होता है, आशा करता हूं वो बिल पास भी हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। जितना मैंने उस बिल के बारे में पढ़ा अब तक मुझे लगा कि हाँ वो बिल पास होना बहुत जरूरी है। और भी काफी रीजन थे, बट इसके बाद सारे रीजन से वो सारे पॉलिटिकल हो जाते हैं। जियो पॉलिटिकल मुझे केवल एक यही रीजन नजर में आया, क्योंकि आपको अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, केवल अपने यहाँ के लूप होल से नहीं, बाहर के गलत नजर से भी। और इस बिल पे नसेल कसना मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा कदम है, जो शायद उठाना पहले चाहिए था, बट चलो अब उठा रहे हैं। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत पसंद आई अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर करें और उनको बताएं, यूथ को बताएं दैट वाई आवर गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट इज। सवाल पूछना लाजमी है, पूछना चाहिए भी सही, बट उस सवाल पूछने के एक तरीके को समझिए कि कैसा सवाल उठाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।